नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी पढ़ते होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज क्लास 10th में कृतिका का फर्स्ट चैप्टर करेंगे हम, माता का आंचल। उसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, माता का आंचल, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो पहले मैं थोड़ा सा लेखक के बारे में बताऊंगी, आप उसको ध्यान से समझें क्योंकि इस लेखक के बारे में भी हमें जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम बच्चों क्या था? भोलानाथ। ठीक है। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे हिमालय, माधुरी, बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक भी थे। बच्चों, वे मुख्य गद्य के लेखक थे। उन्होंने देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि दर्जनों बहुत सारी गद्य कृतिकाएं लिखी। ठीक है। तो बच्चों, ये आज उनकी एक कृति है, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगी। माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग वहाँ ताजे मृदंग, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। इसमें एक बच्चा है, वो अपने पिता के विषय में बता रहा है। बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ ही रहते थे, वे पिता के साथ ज़्यादा टाइम बिताते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, और वो कहता है कि माता से तो हम केवल दूध ही पीते थे, इतना ही था। उसके बाद हम सारा दिन अपने पिताजी के साथ रहते थे, पापा के साथ रहते थे। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। पहले बच्चों क्या होता था कि बैठकें होती थी बाहर की तरफ और उसमें जेंट्स वगैरह ज़्यादा रहते थे। तो ये भी कहता है कि हम अपने पिताजी के साथ बाहर की बैठक होती है, जेंट्स का अलग से कमरा, उसी में हम बैठते थे और उन्हीं के साथ अपने पिताजी के साथ ही रहते थे और वहीं पर हम सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते थे। वो अपने पिताजी के साथ ही उठता था और वही उसके पिताजी उसको नहलाते थे और साथ ही सोते थे वे। ठीक है। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, मतलब जिद करने लग जाते थे। वो बभूत का सुबह सुबह जैसे ये हम ऐसे चंदन का तिलक लगाते थे, तो उसके पिताजी क्या करते थे, एक बभूत बनाते थे और उसका तिलक लगाते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में, लिलार होता है बच्चों माथा, लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड होता है एक विशेष प्रकार का तिलक, ठीक है, कर देते थे। हमारे लिलार यानी कि मस्तिष्क पर में बभूत खूब खुलती थी, यानी कि बहुत अच्छी लगती थी। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। उसके बच्चों लंबे लंबे उसके बाल थे और वो कहता है कि जब मेरे माथे पर वो लगाई जाती थी ना, तिलक लगाया जाता था, तो हमें बहुत ही सुंदर लगते थे और ऐसे लगते थे जैसे भोलानाथ है। ठीक है। ये त्रिपुंड होता है बच्चों एक प्रकार का तिलक, जिसमें माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती है। एक विशेष प्रकार का तिलक होता है ये। ठीक है। तो वो कहता है कि हम उसके बाद बिल्कुल भोलानाथ लगते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि हम ही भोलानाथ हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। उसके पिताजी उसे भोलानाथ कहते थे, पर असल में हमारा नाम तो तारकेश्वर नाथ था। ये इस बच्चे का क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। और ये तारकेश्वर नाथ क्या कहता था? अपने पिताजी को बाबूजी बोलता था और अपनी माता को क्या बोलता था? मैया। ठीक है। अब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल बगल यानी कि साइड में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर यानी शर्मा कर
और मुस्कुराकर आईना नीचे कर देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और वो भी अपने बच्चे की नटखट सी बातें देखकर वो भी हंस देते थे। कौन? उसके तारकेश्वर नाथ के पिताजी, पापा। ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। और बच्चों, पहले क्या करते थे, अब भी करते हैं काफ़ी, एक कॉपी लेते हैं और उसमें पूरे पेज पर राम राम लिखते रहते हैं। तो ऐसे ही वो भी करते थे, पूरा पेज पर वो पूजा पाठ करने के बाद 1 पेज या 2 पेज ऐसे राम राम लिख के पूरा भर देते थे उसको। तो उसके पापा भी ऐसे कर रहे थे। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ ही बांध कर रखते थे। मतलब उन्होंने एक बच्चों को कॉपी बना रखी थी, उस कॉपी को रामनामा बही बोलते थे वे, और उस पर 1000 बार डेली वो राम राम लिखते थे। और उसको बच्चों वो अपनी जो उसकी पूजा पाठ की वो जो बुक्स थी ना, और उनको साथ ही बांध कर ही रखते थे, उनके साथ ही रखते थे, ताकि वो उनको साथ वो फिर अगले दिन भी उस पर लिख सके। ठीक है, रख देते थे। फिर क्या करते थे बच्चों, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और देखो वो क्या करते थे, ये मछलियों को खिलाने के लिए 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर छोटे छोटे टुकड़े बना लेते थे और आटे की गोलियां बनाकर उन पर रखते थे और हर गोली के साथ राम राम बोलते थे। और ऐसी कितनी गोलियां बनाते थे वे, 500। और फिर क्या करते थे वे, गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ठीक है, गंगा जी में वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती है ना, उनको खिलाने के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। और वो बच्चा क्या करता था, उस समय भी वो उनके कंधे पर, अपने पिताजी के, अपने पापा के, बाबूजी के कंधे पर बैठता रहता था। विराजमान मीन्स बैठना। जब हम गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब जैसे आटे की गोलियां डालें तो ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा ना मछलियाँ, तो वो उन मछलियों को, या पानी में वो डुबकी लगाती उन गोलियों को देखकर बहुत हंसते थे और वो हंसते हुए उन मछलियों को देखते थे। जब वह मछलियाँ को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कई बार पेड़ों की साइड में नीचे सी टहनियाँ नहीं लटक जाती बच्चों, उन पर उसके बाबूजी, उनके पिताजी बिठाकर उसको, तारकेश्वर नाथ को, और फिर वो झूले की तरह उसको झुलाते थे और वो बहुत ही खुश होता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और वे मजाक में अपने बेटे से कभी कभी कुश्ती भी करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब वो उसके बाबूजी अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करवाते और अपने बेटे को ताकतवर। ठीक है, तो हम उनको पछाड़ देते, और जब पापा ढीले पड़ जाए, लूज हो जाए और बेटा थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो वो जानबूझकर गिर जाते और उसका बेटा सोचता था मैंने अपने पिताजी को गिरा दिया। ऐसे मजाक करते थे वे दोनों। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। ठीक है, वो कहता है कि हम तो अपने पापा की छाती पर चढ़ जाते थे और उनको भी गिरा देते थे। ठीक है बच्चों, जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। और जब वह अपने पिताजी की मूछों को फाड़ने लगता, तो उसके पापा उनको छुड़ाकर और फिर वो उनके उन हाथों को प्यार करने लग जाते थे। फिर जब हम हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। जैसे प्यार से बच्चे से कहते हैं ना, तो वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही प्यार करता था। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने पर मीठा चूमा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। ये प्यार से करते थे वे, कि अपने बच्चों को हंसाने के लिए। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, और वो अपने बच्चे को कि ये हंसेगा ना, इसलिए जब वो उसकी मूछें खींचता ना उनका बेटा, तो वो उनके पापा जो है बनावटी ऐसे ही मजाक में नाटक करने, रोने का नाटक करते थे और
हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। और वो बच्चा कहता है कि मैं थोड़ा दूर खड़ा हो जाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता। ठीक है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। और वो पहले क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। उसके बाद वो 1000 बार क्या करते थे, कॉपी में राम राम लिखते थे। उसके बाद बच्चों आटे की 500 गोलियां बनाकर वो गंगा पर जाते और वहाँ पर उसको मछलियों को खाना खिलाते। और उसके बाद वो अपना खाना खाने आते थे। और वो उनका बेटा कह रहा है कि मैं भी उनके साथ ही चौके पर खाना खाने बैठ जाता था। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। वो क्या करते थे, भात यानी कि चावलों को और सब्जी को ऐसे मिक्स करके और तब वो खिलाते थे। और उसको वो है अपने पिताजी के हाथ से खाया हुआ खाना बहुत ही टेस्टी लगता था। ठीक है, वो कहता है, ये तारकेश्वर नाथ कहता है कि जब हम खाकर अफर जाते, मतलब उनको ज़्यादा खाना लेते वो, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। माँ को तो लगता है ना कि मेरा बच्चा कभी भूखा ना हो, तो माँ और जिद करती कि और खाओ। वह बाबूजी के कहने पर लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। तो वो कहती है कि आप तो थोड़ा थोड़ा सही खिलाते हो और बच्चा तो सोचता है मैंने तो बहुत सारा खा लिया, लेकिन मेरा बेटा तो भूखा है। अब माँ अलग से अपना प्यार दिखाती है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, मतलब बच्चे को ढूस ढूस कर खिलाना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना है ना। लेकिन माँ तो सोचती है ना कि मेरा बच्चा और खा ले, बहुत सारा खा ले, है ना। सब माँ ऐसे करती हैं मम्मियाँ। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। वो कहता है कि जब बड़े बड़े बाइट खाएगा ना, अच्छा सारा खाएगा, तभी तो दुनिया में मेरे बच्चे को ताकत मिलेगी और वो दुनिया के सारे जो है सहन कर पाएगा सबको। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। वो कहती है कि ये मर्द, ये जेंट्स को क्या पता कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वो कहती है कि माँ के खाने से ही बच्चे का पेट भरता है, ऐसे नहीं भरता। यह कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस ये सब कहकर मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब ऐसे कहती है कि ये तोता उड़ जाएगा, जल्दी खा, ये अब चिड़िया उड़ जाएगी, अब ये कबूतर उड़ जाएगा, ऐसे कह के कर वो उसको बहका बहका कर खिलाती रहती थी और वो खाता रहता था। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और वो ऐसे कर करके वो बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे कर करके बहुत जल्दी जल्दी खिला देती थी, है ना। बच्चे माँ मम्मी का प्यार ही अलग होता है ना बच्चों। तो जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, मतलब वो ऐसे इमेजिन करती थी ना कि ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ऐसे, और सबको उसको खिलाती रहती थी। और वो सोचता रहता था हाँ तोता कैसा होता है, चिड़िया कैसी होती है, ऐसे उसको बहका बहका कर खिला देती थी। ठीक है, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते और वो फिर क्या है, खाना खाकर उछलने कूदने लग जाता। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। और एक लकड़ी का घोड़ा था काठ का, उसको वो लेकर और गली में खेलने लग जाता। ठीक है, जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती और हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ बिगड़ खड़े होते। और मैया वो कहती है कि जब हम तो मना करते कि हम सिर में तेल नहीं लगवाएंगे, लेकिन मेरी माँ जो है ज़बरदस्ती थोड़ा सा कड़वा, यानी कड़वा तेल यानी सरसों का तेल हमारे सिर में डाल देती और वह रोने लग जाता। ठीक है, तो उसके पिताजी क्या है, गुस्सा करते थे कि ऐसे तेल
क्यों डाला, हमें उबट कर ही छोड़ती थी, मतलब वो उस पर मसल देती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और उसके लंबे लंबे बाल थे ना बच्चों, तो उसकी माँ फिर क्या करती थी, उसके बाल बांधती थी और उसके काजल का काला टिक्का लगाती थी ताकि मेरे बच्चे को नज़र ना लगे, और उसकी चोटियाँ गूंथ कर और फिर ऐसे बांध कर रखती थी उसके बालों को। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। और उसको अच्छा नहीं लगता था कि मुझे ऐसे कपड़े पहनाए, उसे तो ऐसे नंग धड़ंग ऐसे ही पसंद था ना कि ऐसे ही घूमता रहे, लेकिन उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती कुर्ता टोपी पहना देती थी, तो वह रोने की एक्टिंग करता करता सिसकता सिसकता अपने पापा के पास ही आता था। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चे बाहर वेट करते होते हैं और मम्मी ज़बरदस्ती पकड़ लेती है, उसको भी, उसके साथ भी ऐसे ही होता था, और फिर बच्चों के साथ वो आकर खेलने लग जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों होते बच्चों, हम उम्र जो अपने साथ के हैं, हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और वो कहता है कि मैं फिर वो सारी चीज़ें भूल जाता था कि मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए, ज़बरदस्ती मेरे बाल बांधे, और फिर वो अपने पापा की गोद से भी उतर कर अपने सहपाठियों के साथ, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेल तमाशे में लग जाता था। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, ऐसे वैसे खेल नहीं खेलते थे, वो तो नाटक करते थे तरह तरह के। कैसे करते थे देखो, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब घर के बाहर चबूतरा बना देते थे और कहते हैं कि उसके एक कोने पर ही हम अपना नाटक खेल लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। ऐसे ही ना, उसी के ऊपर चबूतरे के ऊपर ही वो चद्दरें वगैरह कपड़े टांग के और ऐसे वहाँ पर डुप्लीकेट सी ऐसी मिठाइयों की दुकान बना लेते थे नाटक करने के लिए। उसमें भी उसमें क्या है, चिलम के खोंचे पर कपड़े की थाली में डेले के लड्डू, यानी कि मिट्टी के लड्डू बना लेते थे, मिट्टी रख लेते थे और कहते थे ये लड्डू हैं। पत्तों की पूरी कचौरियाँ और पत्ते रख लेते थे, उनको कहते थे ये पूरी कचौरियाँ हैं, ऐसे खेलने के लिए। गोली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। यानी कि ऐसे वे फूल ऐसे छोटे छोटी चीज़ रख लेते थे और इमेजिन कर लेते थे कि ये वो चीज़ है, ये लड्डू है, ये जलेबी है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसे रख लेते थे। वैसे उनके पास ऐसी कोई मिठाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन वो उन्हीं को मिठाइयाँ कह देते थे कि वे खेल लेंगे। हम लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, यानी कि उनमें से दो चार तो क्या खरीदार बन जाते थे और दो चार बच्चे दुकानदार बन जाते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे और उसके पापा क्या करते थे, बच्चों का कि मन खुश हो जाए, ऐसे ही मजाक में दो चार चीज़ें कह देते थे। हाँ भाई मुझे भी ये मिठाई दे दो, ऐसे बोल देते हैं ना कि हाँ हाँ मुझे भी ये जलेबी दे दो, मुझे ये दे दो। होता कुछ नहीं था, लेकिन वो भी बच्चे खुश हो जाए ना, इसलिए कहते थे उसके पिताजी। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, मतलब घर बनाते थे, ठीक है। दुकान को बढ़ाकर मतलब दुकान बंद कर देते और फिर घर बना लेते। और फिर दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। और कुछ कुछ चीज़ें जोड़कर वो अपना काम चला लेते थे और ऐसे ही अपना घरौंदा यानी कि घर बना लेते थे, ठीक है। पानी की के घी और धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। जोनार क्या होता है बच्चों, जोनार होता है भोज या दावत, मतलब जो इकट्ठे बहुत सारे आदमी मिलकर जैसे लंगर सा बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों को मिलाकर डुप्लीकेट सी ऐसे ही, और फिर है ना
ऐसे दावत सी तैयार कर लेते थे कि अब बहुत सारे आदमी आएंगे और हम उनको ऐसे लंगर की तरह खाना डालेंगे। ठीक है, हम ही लोग जो नार करते, मतलब हम ही तो दावत लगाते और हम ही लोग जो नार बैठती थी और हम ही वहाँ पर खाने के लिए भी बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर बात पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। पहले ना बच्चों ऐसे पत्तले होती थी पत्तों की बनाई हुई, तो उसके पापा भी क्या करते थे, ऐसे ही एक्टिंग करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे ही एक पत्तल लेकर बैठ जाते। जैसे अब प्लेटें होती हैं ना वो, तो ऐसे ही पहले पत्तले होती थी, उस पर बैठकर, उसके सामने बैठकर अपने सामने रख कर उसको और फिर खाते थे। वो भी सिर्फ खाने की एक्टिंग करते थे, खाने के लिए तो कुछ नहीं था उनके पास। वे तो ऐसे ही मिट्टी कुछ कुछ सामान लेकर उनके लड्डू ऐसे ऐसे बना लेते थे ना, कि ये गोल गोल मिट्टी की डलियाँ हैं तो इनको लड्डू मान लो, ऐसे ही करते थे वे। ठीक है, तो उसके पापा भी उनके साथ ही पूरा मजा करते थे। उनके बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते, और वो देख लेते कि वो पापा ने हमारा नाटक देख लिया, और फिर वो खिलखिला कर हंसते और सारा अपने घर को तोड़कर और भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते, और उसके पापा भी बहुत खुश होते थे कि मैंने अपने बच्चों का ये नाटक देखा और मेरे कारण अब ये भाग गए। और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और वो फिर अपने बच्चों को कहते कि हे भोलानाथ है मेरे बच्चे, अब कब भोज होएगा, मतलब कल कब लंगर लगाओगे और फिर हम खाने आए। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, और फिर वो बच्चा कहता है कि हम कभी कभी ना, जैसे ही वो पता क्या करते थे, जैसे बड़े भी जो जो फंक्शन करते हैं ना, जो जो चीज़ें करते हैं वो उन्हीं की कॉपी करते थे। आजकल तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता है ना, लेकिन पहले बच्चे ऐसे ही करते थे, क्योंकि उनके पास इतना कुछ काम नहीं होता था, ना इतना टीवी होता था, ना फ़ोन होते थे, और क्या पढ़ाई में भी इतना नहीं होता था जितना अब बर्डन होता है। तो पहले बच्चे ऐसे ही छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक कर 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 खेलते थे। ठीक है, कनस्तर का तंबूरा बजता, आमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है। देखो बताओ, चूहेदानी की तो वे पालकी बनाते थे दुल्हन को बिठाने के लिए। ठीक है, और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। ऐसे करते थे कि चबूतरे पर ही सारे काम कर लेते थे, चबूतरे पर बैठकर बारात भी लेकर चल पड़ते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। ठीक है, जैसे उस टाइम के होते थे ना रीति रिवाज, वे सारे रीति रिवाज वे छोटे बच्चे बड़ों को देख देख कर करते थे। ऐसे ही वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती, और वहीं से फिर बारात वापस भी आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। अब है ना, उसको वह क्या करते थे, कुछ भी ऐसा डालकर, कोई रेड कलर का कपड़ा, और ओहार होता है बेटा पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, और वो क्या करते हैं कि वो ऐसे पर्दा सा बना लेते हैं ना दुल्हन के लिए, और तो वो ऐसे क्या करते थे कि दुल्हन के लिए कोई कपड़ा सा ऐसा रेड कलर से का उस पर डालकर और दुल्हन को फिर उस पर बिठा लेते थे, और और सभी क्या करते थे, हंसते थे जोर जोर से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब ये दूसरा शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे नाटक करते थे ये। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी के, मुंज होता है ऐसे बांस से की वो उसकी होती है, सूत से कैसे रस्सी होती है ना जो आपने देखी है, ये बांधते हैं जिससे, उस रस्सी से, रस्सी के एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। वो जैसे ना पहले रहट होता था और रहट से पानी खींचा जाता था और उसको बैल ऐसे राउंड राउंड घुमाते थे और फिर पानी निकलता था। तो ये उसी की तरह बना रहे हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेला ठेंगा हल जुआटा
बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और बटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको तो सारा काम चबूतरे पर ही करना था। चबूतरे कोई खेत बना देते और दो बच्चों को बैल बना देते और ऐसे ही करते थे बस। और बहुत जल्दी कह देते फसल पक गई भाई, फसल काट लो। और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते थे। और वे ना जैसे बड़े गाना गाते हैं ना, कुछ गुनगुनाते हैं कि फसल काटते समय उस टाइम में गाते होंगे, तो वो उन बड़ों की तरह गाना गाते। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। उसके पापा फिर आ जाते थे और कहते थे, भोलानाथ इस साल कैसी खेती की, कुछ बचा कि नहीं बचा। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। वो कहता है कि बड़ा मजा आता था। ऐसे मजा आई ना बच्चों। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेता था। ठीक है। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। ठीक है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। ऐसे कोई जैसे बारात सी जाती ना दुल्हन की, दूल्हे की, तो ऐसे उसको देखकर वो कहते हैं कि हम बहुत से हंसते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो ऐसे गीत गाया जाता था दूल्हे के सामने सामने। इसी पर एक बार मूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब वो दूल्हे के सामने ऐसे उठपटांग गाने गाने लग जाते थे, तो कोई कोई उन बच्चों को भगा देते थे कि बच्चों तुम भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। ठीक है। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो कहते हैं कि हमने ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा जो बच्चों को ऐसी तरह भगा दे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। अब खेतों में बाग होते थे और वहाँ पर आम के पेड़ होते थे। और जब तेज आंधी आती है ना बच्चों, तो कुछ आंधियाँ टूटकर नीचे गिर जाती है। वो कहता है कि जब आंधी चली जाती थी ना, दूर निकल जाती थी, तो हम खेत की तरफ बाग की तरफ भागते थे। वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चाबते थे। वो कहता है कि वहाँ पर फिर हमें उन आंबियों को उठाते थे और खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। और बच्चों तेज आंधी आई, जिसमें बादल भी जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और हवा भी बहुत तेज थी। और पेड़ ऐसे जब माहौल होता है तो पेड़ भी टूट कर गिर जाते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ। एक पैसा की लाई बाजार में, छितराई बरखा उधरे मिलाई, लेकिन बरखा न रुकी। वो कहते हैं कि हमने खूब मिन्नतें की, गीत गाए कि बारिश रुक जाए, लेकिन वो तेज बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। और हम भी उन पेड़ों के साथ बैठ गए ताकि हम बारिश से बच सकें। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अब जब बारिश आती है तो नीचे गर्मी हो जाती है ना, ऊपर ठंडक हो जाती है, तो ये बिच्छू सांप ऊपर निकलने लग जाते हैं। तो कहता है कि बाग में बहुत सारे बिच्छू निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले और वे डर गए उससे। हम लोगों में
बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है बीच में मुसलन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। ऐसे कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको उनमें से एक जो बेजू था वो उसको चिढ़ाकर बोला। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि बच्चे तो नटखट होते हैं ना, उनको पता थोड़ा ना होता है कि ये जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं इसको ना चिढ़ाए, है ना, उनको इतनी समझ नहीं होती, वे तो अपने बचपन में मदमस्त होते हैं। मूसन तिवारी ने बेताशा खदेड़ा और उस बुजुर्ग आदमी ने उनको बुरी तरह से क्या किया, भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब हम जोर जोर से अपने घर की तरफ भाग रहे थे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। ठीक है, वो कहता है कि हमें पकड़ने के लिए बच्चे भेज दिए। बेजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। अब चिढ़ाया तो उस बेजू ने था ना, वो तो भाग गया, लेकिन जो है ये बच्चे और पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। वो कहता है कि फिर तो गुरुजी ने हमें बुरी तरह से पीटा। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। वो अपने पापा को देखकर तो और बुरी तरह से रोने लग गया। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया और इतना रोया कि उसका जो है कंधा ही सारा भीग गया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। वो कहता है कि जो गुरुजी था ना, वो बहुत गुस्सा हो रहा था, तो उसने क्या किया, दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, मतलब उसने कहा, चिरोरी होता है बच्चों, कि उसने उसको रिक्वेस्ट करी उसके पापा ने गुरुजी को कि आज के बाद मेरा बच्चा ऐसा नहीं कहेगा और करेगा, और ठीक आगे मैं इसको समझा दूंगा। ऐसे कर कर वो उसको घर ले आया। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। अब जो बच्चे बच गए थे ना, जो पकड़े नहीं गए थे, वो कहता है कि वे बच्चे मुझे रास्ते में मिले और उसने क्या किया, वे जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि हम तो फंस गए थे, वो फंसा नहीं था ना। माई पकाई गरर गरर हुआ, हम खाइब हुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। अब क्या, उन बच्चों को देखकर वो भी भूल गए रोना धोना। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने, मतलब उन्हीं के साथ वो खेलने लग गए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, और वो तो उनके साथ खेलने लग गया था कि साथ में एक मकई का खेत था, सारे बच्चे उसमें पहुंच गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई, क्योंकि चिड़िया भी तो चतुर होती है, भाग गई वो बच्चों को देखकर। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, गालो चिरई भर भर पेट। इसमें बीच बीच में वे बच्चे क्या है, गीत गाने लग जाते हैं, और वो ऐसा गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि अगर ये बच्चे पकड़ लेंगे चिड़िया तो बेचारी मर जाएगी, इनके ये टाइट पकड़ लेंगे, लेकिन इनके लिए तो ये सब खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पोर नहीं समझते। वो कहता है कि बंदर है ना और छोटे बच्चे, इनको दूसरे का दुख का पता नहीं होता। उसके कौन कहते हैं, उसके पिताजी। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी अलीचने लगे। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में, मतलब वो कहता है कि हम चूहों के बिल को भी छेड़ने लगे उसमें। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था और हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब वो चूहों को बिल को खोद रहे थे, तो कहता है कि साथ में ही सांप का बिल था और वो सांप का बिल में से सांप निकल आया।
रोते 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 चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब बच्चों जब उसको चूहा से तो वह नहीं डरे, लेकिन उन्होंने एकदम से सांप देख लिया तो वो बहुत डर गए और भाग भाग के वे भाग रहे थे रोते रोते, क्योंकि सांप है ना। कोई आधा गिरा, कोई अटा चीटा, मतलब कोई तो आधा भागता भागता गिर रहा था, कोई थोड़ा गिर रहा था, कोई पूरा ही लेटपोट हो रहा था। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। अब बेतहाशा इतनी तेज भागेंगे तो कुछ तो टूटे फूटेंगे ना। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह मतलब शरीर लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों में छलनी हो गए। अब वो ये तो देख नहीं रहे थे कि कहाँ पर कांटे हैं और कहाँ पर क्या है। वो तो बहुत तेज स्पीड से भाग रहे थे। ऐसे में उनको चोट लग गई। किसी के घुटने छिल गए, किसी के पैर फूट गए, किसी के हाथ, किसी के दांत ऐसे। तो हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। वो कहता है कि हम तो इतनी स्पीड से आए और अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मतलब वो उसी में बैठक में, मतलब जहाँ वो दहलीज थी वहाँ पर बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हमें दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। बच्चों, बच्चा है ना, प्यार तो पूरा दिन पापा के पास करता है रहता है, लेकिन जब चोट लगती है ना तो उसको माँ याद आती है। रोता है जब मुँह से मैया ही निकलती है ना, माँ ही निकलती है ना, तो वो भी ऐसे चोट लगने के बाद अपनी मैया के पास भाग गया। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमलिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें मतलब उसकी माँ क्या करी थी, चावलें साफ करी थी चावल। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और वो भी घबरा गई कि मेरा बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। कभी हमें अंग भरती दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। उसकी मम्मी भी घबरा गई कि मेरा बेटा इतनी बुरी तरह से क्यों रहा है। कभी तो उसको गले लगाती, कभी उसको पुचकारती, कभी उसको चुप कराती। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थोपी गई। और हल्दी क्या किया उसने, हल्दी को जल्दी से पीसकर अपने बच्चे के घाव पर लगा दी। घर में कोहराम मच गया और सबको घबराहट होगी कि इसको इतनी सारी चोटें आई कहाँ से। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। बच्चा तो क्या करता है, अपनी माँ के आंचल में ही अपनी माँ की गोद में छुप रहा था, क्योंकि वहाँ उसको आराम मिल रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था और घबराहट हो रही थी बच्चों उसको बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका पूरा शरीर डर रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। और लेकिन वो कहता है कि मैं ज़बरदस्ती आंखें खोलना चाहता था, लेकिन आंखें खुल ही नहीं रही थी डर के भय के मारे। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से हमें क्या करती है, गले लगाती। वो कहता है कि मेरी माँ जो है बहुत घबराई हुई थी और डर रही थी और मुझे बार बार गले लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के संदोहे की छाया न छोड़ी। वो कहता है कि माँ तो हमें बहुत प्यार करती है, लेकिन पिताजी भी हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस समय जब बच्चों को चोट लगती है तो उसको मैया की गोद में ही आराम मिल रहा था। वो कहता है कि लेकिन माँ की गोद को हम छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चों ये थी कहानी। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छी तरह से आपको समझ आई होगी। और अगले नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस कहानी को बच्चों ध्यान से समझना और देखना, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।